हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को ही आगे बढ़ाते हुए एग्जांपल नंबर 24 पे चलते हैं। चैप्टर में काफी सारे सवाल हैं, रोज एक एक दो सवाल तो हम लोग कर ही रहे, कई दिनों के चैप्टर को करते हुए। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24। बेटा एक बार एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं पहले पूरे सवाल को, ताकि फिर देखते हैं कि आप लोगों को घर से करने को दे दें या यहाँ पे करवाएं, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर नहीं करी है तो इस बहाने कर भी लोगे। हम कर लेंगे ना। आओ, वो तो मुझे दिख रहा है व्यूज कितने आ रहे हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री जोशी फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 है ना। पहला पॉइंट, बिजनेस इनकम दे रखी है 1,58,000 की, जिसमें से न्यू इंडस्ट्री की भी दे रखी है। नहीं, टोटल 2,98,000 है, जिसमें से 1,58,000 ही है। बट आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, 1,58,000 को एक नॉर्मल अलग बिजनेस की बता दो, और जो डिफरेंस आएगा दोनों का उसे एक अलग बिजनेस की बता दो। यानी दोनों बिजनेस इनकम ही दिखाओगे पर नाम अलग अलग दिखा देना। सेकेंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है करवाया हुआ सवाल है। नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके दे रखे, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है आंसर में। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है। अब देखो इसके आगे ये नहीं लिखा कि ये 111A वाला है क्या। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये नॉर्मल वाला मानोगे, इसको 111A वाला मत लेना बेटा। 111A वाले में या तो लिखा होगा ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज या 111A लिखा होगा, ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेना आप लोग। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रखा है, यानी ये 20% वाला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8,000, इसका क्या करेंगे बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है, क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे या नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे है। अब कुछ नहीं करेंगे, 10,000 से ऊपर हो तो करेंगे ना, वरना नहीं करेंगे। हाँ तुम बोलो। 8,000 है, बुक नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तुम बोलो। इंश्योरेंस के अंदर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर रेंट इंक्लूड होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलो बाद में देख लेंगे, होता है, ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ था बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल नॉर्मल आएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कल का सवाल किया था उसमें भी ऐसा था अपन ने, इंटरेस्ट रिसीव्ड कल मतलब होता है पिछली क्लास। चलो कोई बात नहीं, 8,000 है, कुछ मत करना, सिंपल सा अदर सोर्सेज में आ जाएगा। आगे चलो, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई क्या करेंगे, बार बार तीसरी चौथी बार आ गया डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। बोलो क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट होता है, अदर सोर्सेज के अंदर लिखते हैं और एग्जेम्प्ट दिखा देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम अ बैंक, बैंक से 15,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या करेंगे, बार बार रिपीटेटिव पॉइंट आ रहे हैं सारे, बताओ क्या करेंगे सर। अदर सोर्सेज में पूरा जोड़ देंगे, फिर 80 TTA में 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। डन। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर एग्जाम्प्ट होता है 1 लाख तक, लेकिन ये तो 7,000 ही है तो एग्जाम्प्ट होगा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, सर 1 लाख रुपए इनकम दे रखी है, ग्रॉस अप करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इनकम दे रखी है तो 1 लाख ही लिख देंगे, ठीक है। रिसीव होता है तो करना होता है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब सवाल बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो 1 लाख का 30% 30,000 TDS में दिखा दोगे। उसके बाद ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स आउट ऑफ द अबव मेंशन्ड इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी इन्वेस्टमेंट यानी डिडक्शंस की बात चल रही है। कौन कौन सी है पढ़ो यार, ऐसा लग रहा है ये मैंने उस दिन करवाया था। 1 लाख क्या है, 1 लाख का 20%, पता नहीं पूरा सवाल ऐसा पढ़ा हुआ लग रहा है। 1 लाख है, 1 लाख पे अपने हिसाब से तो 15% जो होना चाहिए ना। आज इस बात को चेक ही कर लेंगे क्लास में कि ये बार बार ये कितनी परसेंटेज ले रहा है। बेटा देखो इसने 80C में कितना लिया है, 28, इसने 20,000 रुपए लिया, यानी कि इसने 20% लिया है मैक्सिमम। 1 लाख पेमेंट करी 28,000, पॉलिसी थी 1 लाख की, तो 1 लाख का हमारे हिसाब से तो 15% लिखा हुआ है अपने नोट्स में तो, लेकिन इसने 1 लाख का कितना ले रखा है, 20% ले रखा है। इसने 20,000 को मैक्सिमम लिमिट पकड़ी हुई है आंसर में 80C। आज इस बात को क्लैरिफाई करेंगे आज की क्लास में एक बार। फिर डिपॉजिट इन PPVF तो बेटा 80C में आता ही आता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में आएगा, 15,000 रुपए पूरा अलाउड हो जाएगा। और डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन किस में जाएगा, 80G का ABCD, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, डिसाइड कर लो, C या D बोलो। बार बार रिपीटेटिव पॉइंट है, हर सवाल में आ रही है तो D में जाएगा 50% ऑफ AGTI वाले में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बेटा पूरे सवाल में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्पेशल पॉइंट हो, जो आपको नहीं कराना पड़े। हाँ जो मुझे करवाना पड़े, मतलब ऐसा कर लोगे ना आप लोग। जितना मैंने करवाया हुआ है सारे वही पॉइंट आए हैं इस सवाल के, है ना, सारे नॉर्मल पॉइंट दिख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा करवाने लायक कुछ ऐसे। 24वें को होमवर्क मार्क कर लो, या अभी क्लास में दे दूंगा करने को चाहता हूँ। एक तो वो 20% वाला चेक करना है, आज ही याद दिलाना है ना। दूसरा 25वां, फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। देखो छोटा सा सवाल है, ठीक है, देखें है बेटा, दिखता छोटा है, दिमाग सारा लगा देता है। आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑफ मिसेस संगीता गुप्ता। पहला पॉइंट दे रखा है, बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर डिडक्टिंग STT 3 लाख रुपए। बेटा ये पता है क्या है, आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हाँ या ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना। बेटा एक होता है बिजनेस और एक होता है
इन्वेस्टमेंट, एक होता है बिजनेस और एक होता है इन्वेस्टमेंट की जगह अगर मैं बोलूं तो कभी कभी करना और रोज करना, इस दोनों चीजों में फर्क है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए एक बात बताता हूं, अगर मैं एक बिल्डिंग को खरीद रहा हूं और उसे मैंने कभी बेच दिया, तो ये जो गेन हुआ ये कौन से चैप्टर में जाएगा? ये जो प्रॉफिट हुआ मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चैप्टर में, अदर सोर्सेज में कहां से आएगा? बिल्डिंग खरीद के बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है सवाल कितने साल में बेचा। लेकिन अगर मेरे पूरे साल का काम ही यही है, मैं बिल्डर प्रॉपर्टी वो हूं, क्या है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट जो भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं क्या बोलेंगे, डीलर, प्रॉपर्टी डीलर हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉपर्टीज खरीदता रहता हूं, बेचता रहता हूं, खरीदता रहता हूं, बेचता रहता हूं। तो अब ये कैपिटल गेन के चैप्टर में खरीदने बेचने से प्रॉफिट होता है, लेकिन ये अब कैपिटल गेन के चैप्टर में काउंट होगा, पीजीबीपी के चैप्टर में काउंट होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मैं ना शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, और इन्वेस्ट करते तो ऑब्वियसली कभी उसको बेचूंगा भी, तो ये बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा ये कौन से चैप्टर में काउंट होगा? बताओ। शेयर्स में को मैंने इन्वेस्ट किया था, आज मैं उसको बेच रहा हूं, कैपिटल गेन में होगा। लेकिन अगर मैं मेरा पूरे दिन का काम ही है, पूरे दिन मैं क्या करता हूं? शेयर मार्केट का वो खोल के बैठा रहता हूं, पूरे दिन खरीदता बेचता रहता हूं, आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, यही काम है मेरा पूरे दिन का। तो कौन से चैप्टर में आ जाएगा? यहां पे पहले पॉइंट में वो यही बता रहा है आपको कि कैपिटल गेन का प्रॉफिट नहीं है, ये कौन से चैप्टर का प्रॉफिट है? पीजीबीपी के चैप्टर का प्रॉफिट है। आओ फोटो ले लो ना सवाल की चाहे तो फोन में। आओ सवाल में क्या लिखा है? बिजनेस इनकम, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा बिजनेस वर्ड को। बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की, हाँ या ना? यानी कि बिजनेस इनकम कितनी है? 3 लाख। लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बिफोर डिडक्टिंग एसटीटी। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो अपन को उसको सेबी कह रहा हूं, बीएससी एनएससी को देना पड़ते हैं, ठीक है। अब ये टैक्स है हमारा, ये हमारा खर्चा, और जब बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो खर्चा माइनस होना चाहिए, हाँ या ना? या होना चाहिए। इन्होंने भी माइनस कर रखा है, नहीं कर रखा? नहीं कर रखा अभी। तो हम क्या करेंगे? एसटीटी ढूंढेंगे और उसे माइनस करेंगे। देखो बेटा नीचे से सेकंड पॉइंट, 5वां पॉइंट, पेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है? 10,000। तो जब हम अपनी इनकम लिखेंगे तो 3 लाख नहीं लिखेंगे, 3 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे। अंडरलाइन कर दो एसटीटी पे माइनस का, 5वें पॉइंट पे माइनस लिख दो, 5वें पॉइंट पे माइनस का निशान लगा दो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? चलो ठीक है। फिर क्या दे रखा है सेकंड पॉइंट में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस 40,000, ये तो नॉर्मल है, 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक 9,000 रुपए, अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगा। अब मुझे बताओ इस पे 80 टीटीए की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? आशु बताएगा 80 टीटीए की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ बताओ। सुमित नहीं मिलेगी। अगर ये इंसान बुढ़ा होता तो तुम बताओ अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बताओ। ये इंसान पढ़ लो पहले कितने का है। संगीता है, बुढ़ी है या नहीं है? तुम बताओ। 80 टीटीए की छूट, इंटरेस्ट ऑन बैंक फ्रॉम बैंक मिल जाएगी कितने रुपए तक? 10,000 रुपए तक। बेटा वो छूट मिलती है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे, ये फिक्स्ड डिपॉजिट का है, अंडरलाइन कर लो फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो 80 टीटीए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। वो अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारा सेविंग अकाउंट था। फिक्स्ड डिपॉजिट अलाउड होता है लेकिन बुड्ढों को अलाउड होता है, बुजुर्गों को, ठीक है। हाँ है ना, अब ये बुढ़ी नहीं है तो इसको अलाउड नहीं होगा। सिंपल सा अदर सोर्सेज में इनकम में जोड़ लेना। आगे बात करते हैं बेटा, कितनी करें आगे? कहां गया? कौन सा पॉइंट है? हाँ लॉटरी इनकम दे रखी है, यानी ऑलरेडी ग्रॉस अप है 50,000। कुछ नहीं करना, बस याद रखना लास्ट वाले टॉपिक पे 50,000 का 30% 15,000 रुपए माइनस कर लेना टीडीएस के टाइम पे, ठीक है। आगे पेड ट्यूशन फीस, ये बताओ 80सी, ये मुझे श्रेया बताएगी। पेड ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, जापान में पढ़ रहे हैं बेटा, जापान में। अब इंडिया वालों को तो पैसे ही नहीं दिए तुमने, बताओ अलाउड होगा या नहीं होगा? इंडिया में तो पढ़ाया नहीं बच्चों को, जापान में पढ़ा रहे हो, सरकार छूट देगी या नहीं देगी? बच्चों के लिए तो अलाउड होता है ट्यूशन फीस। नहीं होगी, ट्यूशन फीस नहीं होगी, स्कूल फीस होगी। अच्छा, सरकार 80सी की जो डिडक्शन देती है, इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शन होती है, 80सी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन। यानी आप LIC में पैसा इन्वेस्ट करो, डिडक्शन मिलेगी। आप म्यूचुअल फंड्स खरीदो, डिडक्शन मिलेगी। आप PPF में पैसा इन्वेस्ट करो, डिडक्शन मिलेगी। क्यों? सरकार के पास कैश रोटेशन में आता है, हाँ या ना? आ रही है बस समझ? जापान के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो, जापान वालों को पैसे दे के आ रहे हो, सरकार छूट देगी क्या आप लोगों को? देगी? नहीं देगी, मार्क कर लो यूजलेस।
इन जापान अंडरलाइन कर लो जापान और यूजलेस लिख दो आगे इसको। बस हो गया। पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये। 20 मार्क्स। हाँ ये मतलब होगा तो, हाँ आया नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन ऐसा आ सकता है 20 मार्क्स में। क्या? हाँ बच्चा पेपर में सवाल ही छोड़ के जा रखा होता है चैप्टर ही, तो उसको तो 6 आता है तो उसको लगता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ है ना, तो ये आसान होते हैं, इसीलिए मैंने मार्क करवाए थे कि बस आपको छोटे सवाल करने। जब ये चैप्टर शुरू होता है बच्चे चैप्टर को तभी छोड़ देता है क्योंकि शुरुआत के वो तीसरा चौथा पांचवा सवाल जो है ना वो सारे वही गंदे हैं शुरुआत से ही। हाँ वो पूरे ब्रॉड है, पूरा ब्रॉड पेपर में आएगा नहीं, 1.5 घंटा थोड़ी देंगे एक सवाल करने के लिए। पेपर में 36 मिनट मिलते हैं, उसमें बच्चे को दिमाग भी लगाना है, याद भी रखना कॉन्सेप्ट क्या था और लिखना भी है। तो पेपर में छोटा शॉर्ट एंड स्वीट ही आता है, वो सैलरी वाले के लिए बात अलग है केवल। आज चलो ये भी होमवर्क में मैं कर लो, 25 हो जाएगा ना, करना प्रैक्टिस, वरना यही करवा दूंगा फिर, है ना, आप लोगों को बैठा के करवाऊंगा मतलब फिर, है ना। 26वां देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लो, छोटा सा ही है। मेरा 1.5 महीना वेस्ट करवा दिया तुमने, बताओ। पढ़ के आना है तुम्हें, करके आना है पेपर में, चैलेंज है तुम लोगों के लिए, है ना। फ्रॉम द फुल लिखा हुआ तो यही है, अभी कोई नई नोटिफिकेशन में कुछ और बदल के आ जाए तो बात अलग है। बहुत इजी, सेम यूनिट से दो ना, हाउस प्रॉपर्टी भी कर लो, कैपिटल गेन भी कर लो। कई बच्चे तो 3 चैप्टर ही पढ़ के चले जाओ, 60% तो फिर भी बन जाएंगे। चलो 26वां एग्जांपल देखते हैं। पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। बताओ कंप्यूटेड का क्या असर आएगा हमारे सवाल पे। 1,20,000 का कितना? 30% सैलरी में होता होगा, 50,000 वाला इसमें नहीं लगेगा पॉइंट। चलो वेरी गुड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ये वाला है, और बिफोर डिडक्टिंग एसटीटी लिखा हुआ है 3,60,000 रुपए। ठीक है, तो ये कौन से वाला हो गया बेटा? ये कौन से चैप्टर में आ गया? अब ये कैपिटल गेन में आ गया। क्या कैपिटल गेन में जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, जरा सोच के देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होती है, हाँ या ना, मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कोई ट्रांसफर एक्सपेंस है तो वो। अब यहां पे इन्होंने लिखा क्या है, बिफोर, हाँ क्या लिखा है फिर, बिफोर डिडक्टिंग एसटीटी। इन्होंने 3,60,000 का ये कैलकुलेट करके दे दिया है आप लोगों को। जब इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया है तो यहाँ पे एसटीटी ना, ये यूजलेस हो जाए। कितना है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? 360 ही है मेरे में तो, ये नई बुक है, नई बुक में 360 है, तो तुम्हें अच्छा वो गलती से पुरानी बुक की फोटो ले ली तुमने, मैंने नहीं वाली 360 है, ठीक है यहाँ पे, तो ये वाला यूजलेस रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111 वाले में आप तभी आ सकते हो जब आपने एसटीटी पे किया हो, तो यानी ये बात जरूरी है कि एसटीटी पेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो आगे चेक कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 में ही है, एसटीटी पेड है, यानी ये वाला 111A में चला गया। और 111 में कितना परसेंट टैक्स का रेट होता है सुमित? 15% होता है। वेरी गुड बेटा। चलो 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन बैंक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ये बताएगी श्रेया, 8,000 क्या करना है? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट 8,000 क्या करना चाहिए इसका? अदर सोर्सेज में। और कोई आएगा नहीं आएगा? 8 आएगा या 10 आएगा? क्लियर है बेटा, ये तो सबको रटा है। अच्छा अब तो पूरा सवाल नहीं भी आता होगा सर, सेविंग अकाउंट वाला तो कराएंगे, बाकी जाने दो पहाड़ वो नहीं छोड़ेंगे। डोनेशन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, आशु बताएगा मुझे 80G में ABC में से कौन से में आए, ABCD में से 20,000 वाला क्या डोनेशन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग ABCD में से? वो तो दिख रहे हैं मुझे, व्यूज से बता देते हैं वो तो। 2-3 दिन पहले ना कोई डायलॉग मारा था, सर हम कर लेते हैं ना, चाहे घर पे कर लेते हो, कर लेते हैं ना, बिना बैग के बिना कॉपी के आ रहे थे लोग। दूसरे 3 चैप्टर सर अभी थोड़ा बताओ समझ, डी तुम बताओ। सी फैमिली प्लानिंग के अंदर, सी में एक ही टॉपिक है और कुछ नहीं है, सी में बस फैमिली प्लानिंग ही है। ठीक है, सी में और कुछ भी नहीं है, सी में बस क्या है, फैमिली प्लानिंग ही है उसके अंदर। तो एक किसमें आएगा? सी में। सी में लिमिट क्या होती है? 100% ऑफ AGTI, 10% ऑफ AGTI और एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस, और जो लेस निकलेगा वो पूरा का पूरा 100% अलाउड होगा। कर लोगे बेटा? मैं करवाऊं? छोटे छोटे से सवाल है, कर लोगे ना मेरे ख्याल से? कहोगे तो मैं करवा दूंगा फिर। चलो 27 पे आओ। 27 मैंने टिक करवाया था, कटवा रखा था 27 तो आपको
हाँ ये जो 27 है ना बेटा, इसको स्टार का मतलब पी पेंडिंग मार्क कर दो। ये मैं करवाऊंगा तो सही, लेकिन बाद में कराऊंगा आप लोगों को। ये एक है ना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 89, इसमें एक ही सवाल है या हो सकता है कोई 2 सवाल हो। ये करवाऊंगा लेकिन बाद में करवाऊंगा आप लोगों को, पेंडिंग मार्क कर दो। क्या सबके पास में 89 का? अच्छा आगे जो करवा रहा हूं अभी, देखता हूं अभी करवा रहा हूं या तुमसे करवाऊंगा सवाल अभी। आओ अब 28 एग्जाम्पल तो नहीं दिया होगा उस दिन, मैंने मना कर दिया होगा 28 तो। फिर 29, हाँ 2016 आरयू में आया हुआ है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ले लो फोटो ले लो। 29 देख लो 2016 में आया हुआ 6 पॉइंट वाला सवाल है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप सवाल खुद करोगे तो चैप्टर के, फिर आप ये नहीं कहोगे हम ये चैप्टर छोड़ के आ रहे हैं, हम तो ये पढ़ेंगे ही नहीं। एंड में छोटे छोटे हैं। चलो 11 हाँ हाँ। From the following particulars of Shri Ram for the assessment year 2020-21 you are required to find out the taxable income and net tax liability। पहला पॉइंट, नेट सैलरी रिसीव्ड दे रखा है 7,07,000, यहां बताओ क्या करेंगे? आप लोगों ने सैलरी चैप्टर रिवाइज किया है? उसमें क्या ना एक सवाल था, उस सवाल में नेट सैलरी रिसीव्ड दे रखा था, 95,000 की सैलरी रिसीव हुई थी उस सवाल में, और उस बंदे का टीडीएस कटा हुआ था जो बहुत नीचे पॉइंट में जाके दे रखा था 5,000 का। नेट रिसीव्ड का मीनिंग क्या होता है? रिसीव्ड का मतलब और नेट का मतलब कि टीडीएस कट के पैसा मिला है। नेट रिसीव्ड का मतलब आपकी सैलरी में से टीडीएस कटा होगा। अभी बाद में मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद, बेटा मैं टीडीएस की बात कर रहा हूं, मैं आपको चैप्टर खुलवाऊं, सवाल खुलवाता हूं लाइव। एक सेकंड चलो पॉज कर देता हूं। वो कौन सा बताया था सैलरी के चैप्टर से, कौन सा एग्जांपल था? लाइव में बता देता हूं। 3.31 भी देख सकते हो सैलरी के चैप्टर से, उसमें भी नेट रिसीव्ड सैलरी था। तो अगर कभी ऐसा हो तो टीडीएस जो कटा हुआ है वो हमें क्या करना चाहिए, उसमें जोड़ देना चाहिए। जरा ढूंढो इस सवाल में टीडीएस है क्या। अगला ही पॉइंट है टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम सैलरी 92,700। इसका क्या करोगे सर? इस 92,700 को सैलरी में जोड़ देंगे। ये भी लॉजिक सही है, ठीक है। चलो 92,700 तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात सर ये 92,700 याद रखना, जब लास्ट स्टेप आएगा, बिल्कुल लास्ट स्टेप, तो उसमें क्या करना होगा, टीडीएस के टाइम पे 92,700 को लेस करेंगे। जैसे लॉटरी वाला टीडीएस माइनस होता है लास्ट वाले स्टेप में, वैसे ये वाला टीडीएस भी, टीडीएस और सैलरी भी क्या होगा लास्ट वाले स्टेप में माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे आ जाओ। ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ प्रोसेसिंग टी, बेटा स्टार मार्क कर दो 85,000 वाले पॉइंट पे, ठीक है। ग्रॉस रिसीप्ट बेटा ये पीजीबीपी का चैप्टर आ गया। ग्रॉस रिसीप्ट का मतलब प्रॉफिट बताया हुआ है या जितना भी पैसा गल्ले में आया वो बताया हुआ है? गल्ले में आया वो बताया, प्रॉफिट नहीं बताया हुआ ना। प्रॉफिट कैसा निकलता है, जो पैसा आया उसमें से खर्चे माइनस करो। आओ जरा देख लो खर्चे कितने हैं, स्टार बना देना, इस पे स्टार बना दे बहुत। हाँ तीसरे और चौथे दोनों पे। एक्सपेंसेस ऑफ टी बिजनेस कितना है, 10,000, तो 85 में से 10 गया तो कितना बचा, 75,000 है ना। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी रुको, 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इन टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट इन द प्रीवियस ईयर, कितने रुपए, 15,000। सरकार इस 15,000 की आपको क्या देती है, छूट देती है। या तो 40 क्या है, एक सेकंड रुको, being less than 40% ऑफ नेट इनकम, हाँ ठीक है 75,000। अब इसमें आगे लिख लो, चौथे पॉइंट के आगे मार्क कर लो, नहीं चौथे नहीं, कौन से, 5वें पॉइंट के आगे मार्क कर लो, मैक्सिमम 40%, मैक्सिमम 40% ऑफ प्रॉफिट को। लो मैं इसमें लिख देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये टी वाला कॉफी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तीसरा, चौथा और 5वां ये स्टार पॉइंट्स हैं, चौथा माइनस होगा, ये बात तो समझ में आ गई। 5वें के आगे आप लिखेंगे 40% मैक्सिमम, 40% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लिख देता हूं। देखो बेटा आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, 75,000, 75,000 का 40% कितना हुआ, 30,000, 30,000। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कितना किया है, 15,000। सरकार ये टी कॉफी रबर इन लोगों वाले बिजनेस वालों को बोलती है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है, अगर आप उस प्रॉफिट का थोड़ा सा पैसा अगर यहां इन्वेस्ट करते हो तो उतनी हम आपको छूट दे देते हैं, पहली बात, ठीक है। तो बेटा छूट दे देंगे कितनी, 75,000 में से कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 15। 30 से ज्यादा इन्वेस्ट करते तो 30 ही देते, 15 इन्वेस्ट किया, 15 की छूट दे दो, कितना बचा बीबी, बोलो कितना बचा,
60,000 बचा। अब 60,000 में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को शायद एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने इसे पढ़ा हुआ है, टी कॉफी रबर बिजनेस वालों का 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं और 40% पीजीपीपी मानते हैं। ऐसा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्या? 60% 40%, कॉफी वाले में 70% 30% होता है, ऐसा कहीं कुछ पढ़ा हुआ है मैंने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में, या एग्रीकल्चरल इनकम का कोई चैप्टर पढ़ाया हो? मैं चेक करता हूं। अभी नोट्स वाला रजिस्टर है क्या आप लोगों का? नहीं है। आज घर जाके देखना, कोई मैंने आपको एग्रीकल्चरल इनकम का चैप्टर पढ़ाया होगा या एग्जेम्प्टेड इनकम का। एग्जेम्प्टेड इनकम एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है शायद मैंने आपको, उसमें बताया होगा टी कॉफी रबर के, या मैं नोट्स ढूंढ के मैं भेजूंगा अगर नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो। तो बेटे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सरकार आपकी इनकम को दो हिस्सों में बांट देती है। 60% को एग्रीकल्चरल इनकम मानती है और 40% को बिजनेस इनकम मानती है। आ रही है बात समझ में? अब आपकी इनकम बची कितनी है बेटा? 60,000। 60,000 में से 60% यानी कि कितने रुपए? 36,000 को क्या मानेगी सरकार? एग्रीकल्चरल इनकम। और बाकी 24,000 को क्या मानेगी? पीजीबीपी का चैप्टर। हाँ या ना? आ रही है नहीं? अच्छा ये बताओ, एग्रीकल्चरल इनकम तो क्या होती है आपको पता है? एग्जेम्प्ट होती है, यानी ये जीटीआई वाले टॉपिक में काउंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। जीटीआई वाले टॉपिक में कौन सी काउंट होगी? 24,000। हाँ या ना? लेकिन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको याद है, जिस भी सवाल में एग्रीकल्चरल इनकम आ जाए वो सवाल ही अपने आप में स्पेशल बन जाता है। वहां वो स्टेप 1 स्टेप 2 आ जाते हैं। पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल इनकम जो भी आपकी आ रही है टैक्सेबल इनकम, उसमें 36,000 जोड़ना और टैक्स कैलकुलेट करना, स्टेप 1। स्टेप 2 मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, जैसे कि 2.5 लाख, उस 2.5 लाख में ये 36,000 जोड़ना और टैक्स कैलकुलेट करना। फिर ऊपर वाले के आंसर में से नीचे वाला आंसर माइनस कर देना, तो जो वैल्यू आती है उसको टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, कितना स्पेशल, पेपर में 2016 में आया, देखने में कितना छोटा। अच्छा छठा पॉइंट और बात करो, फिर वापस आऊंगा इस पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है बेटा, रिसीव्ड वर्ड को अंडरलाइन कर लो। 45,000 रुपए रिसीव्ड हुआ है एफडी से, तो क्या करोगे सर? ग्रॉसअप करेंगे। ग्रॉसअप कैसे करेंगे? 100/90 करके, तो कितना हो जाएगा? 50,000। याद रखना लास्ट वाले स्टेप में टीडीएस के 5,000 रुपए माइनस कर देंगे। आ रही है बात समझ में? अच्छा ये बुढ़ा तो नहीं था ना, ये और चेक कर लो। नहीं था, बुढ़ा नहीं था, तो 80 टीटीए की छूट तो मिलेगी नहीं, है ना, ना टीटीबी की मिलेगी। चलो ये डिपॉजिट वाला आ गया समझ में? पहले ग्रॉसअप करके 50,000 रुपए अदर सोर्सेज में, लास्ट में टीडीएस वाले टॉपिक में 5,000 रुपए माइनस कर देना। अब मैं आपको ये बता रहा था, एक बार इन तीनों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सर पहले ग्रॉस रिसिप्ट है, फिर एक्सपेंस है, इन दोनों को तो टीडीएस के टॉपिक में सबसे लास्ट में आंसर निकालते समय, सबसे लास्ट 45 की चीज 50, यानी कि 45,000 था ना इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना था तुम्हारे पुरानी बुक में? 36 था। हाँ तो तुम्हारे में 4,000 होगा, अगर 36 है पुरानी बुक में, तो तुम्हारा 4,000 टीडीएस आ रहा होगा, चेक कर लो आंसर में। सबसे लास्ट पॉइंट टीडीएस होगा, 4,000 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 36 वाला 40 होएगा, तो 4,000, यहाँ पे 45 और 50 है, तो 5 हो गया। चलो मुद्दा क्या था, मैं ये बता रहा था, एग्रीकल्चरल इनकम के टॉपिक को एक बार फिर से सुन लो। सर एग्रीकल्चरल इनकम में टी वाला बिजनेस है, तो पहली बात तो ग्रॉस रिसिप्ट में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये तो बेसिक बात थी। फिर जो पैसा आया, सर उन्होंने एक पॉइंट में बोला कि हमने पैसा इन्वेस्ट भी किया है, तो उसकी सरकार छूट और देती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी परसेंट देती है? 40% तक देती है। तो वो ये पॉइंट याद रहेगा दिमाग में। चलो ठीक है, ये याद हो गया अब हम लोगों को। अब हमने अपनी इनकम निकाल ली, इनकम कितनी आई? 60,000। ये 60,000 बाहर नहीं लिखेंगे, सरकार इस 60,000 में से थोड़ी इनकम एग्रीकल्चर की मानती है और थोड़ी बिजनेस इनकम। पता है क्यों? ये जो चाय के बागान होते हैं, ये केवल चाय के बागान में चाय उगाते ही है, या फिर इनकी पत्तियों से वो काली काला वो निकाल के अलग भी करते हैं, पत्तियों से, पत्तियों का वो जूस निकाल के उसको ब्लैक ब्लैक बनाते हैं ना, वो सब, यानी ये इनका बिजनेस हो गया। एक हो गया चाय के बागान में खेती करना, खेती एग्रीकल्चरल इनकम होती है, फिर उस खेती से चाय की पत्तियां तोड़ के उसको चाय पत्ती बनाना, है ना, वो बिजनेस हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो सरकार ने कहा यार हम कैसे माने कि कितना परसेंट ये कितना परसेंट वो है, तो सरकार ने एक रूल बना रखा है कई सालों से, 60% को क्या मानो एग्रीकल्चर और 40% को क्या मानो बिजनेस। तो अब जब टैक्सेबल इनकम काउंट होगी तो वहां तो केवल 40% वाला ही जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखी है। जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस वाले वर्किंग नोट में, जब यहां आएंगे तो यहां वाले में क्या करेंगे, पहले तो टैक्सेबल इनकम में 36,000 जोड़ोगे और पूरी वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट करोगे जैसे नॉर्मली होता है। फिर स्टेप 2 2.5 लाख में 36,000 जोड़ोगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे। फिर स्टेप 1 के आंसर में से स्टेप 2 का आंसर माइनस कर दोगे। याद है मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, एग्रीकल्चर के एक सवाल होमवर्क भी दिया था, ये पता नहीं, तो आप लोग देख लेना, हो जाएगा ये सवाल बेटा। ये था कौन सा 29, 30 काट रखा होगा मैंने, 31 कोटा में आया हुआ है 2017 में। अब कौन कौन से बचे? 31 बचा, 32 बचा बस, और 33।
3 सवाल बचे हैं, या तो नेक्स्ट क्लास एक क्लास के लिए रख लेते हैं 3 सवाल, या आज ही करवाऊं तीनों? इतना काफी है आज के लिए, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।